चलिए बच्चों, आज हम सीबीएसई की पाठ्य पुस्तक स्पर्श से चैप्टर पतझर की टूटी पत्तियां रविंद्र केलेकर के द्वारा और चेन झीन की देन लिखा हुआ आज हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए बच्चों, आज हम इसके लेखक हैं रविंद्र केलेकर। इनका जन्म 1925 को 2010 को इनकी मृत्यु बताई जाती है। तो 7 मार्च 1925 में कोंकण क्षेत्र में जन्मे रविंद्र केलेकर का छात्र जीवन से गोवा मुक्ति आंदोलन में शामिल हो गए थे और गांधीवादी चिंतक के रूप में विख्यात केलेकर ने अपने लेखन में जनजीवन के विविध पक्षों, मान्यताओं और व्यक्तिगत विचारों को देश और समाज के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया है। इनकी अनुभवजन्य टिप्पणियों में अपने चिंतन की मौलिकता के साथ ही मानवीय सत्य तक पहुंचने की सहज चेष्टा रहती है। कोंकणी और मराठी के शीर्षस्थ लेखक और पत्रकार रविंद्र केलेकर की कोंकणी में 25 और मराठी में 3, हिंदी और गुजराती में भी केछुक यानी कुछ पुस्तकें प्रकाशित हैं। केलेकर ने काका कालेलकर की अनेक पुस्तकों का संपादन और अनुवाद भी किया है। काका कालेलकर एक बहुत बड़े कवि रहे हैं। गोवा कला अकादमी के साहित्य पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित केलेकर की प्रमुख कृतियां हैं। कोंकणी में उजवाढेचा सूर, समीधा, सांगली ओथांबे, मराठी में कोंकणीचे राजकारण, जापान जसा दिसला और हिंदी में पतझर में टूटी पत्तियां। तो बच्चों, ये चैप्टर आपने जो पढ़ने जा रहे हैं ये रविंद्र केलेकर के द्वारा लिखित है और रविंद्र केलेकर हिंदी के एक बहुत बड़े कोंकणी क्षेत्र के कवि माने जाते हैं। चलिए अब हम पाठ का सार भी पढ़ते हैं। अब हम पाठ का सार पढ़ते हैं यानी पाठ प्रवेश। ऐसा माना जाता है थोड़े में बहुत कुछ कह देना कविता का गुण है। थोड़े में बहुत कुछ कह देना मतलब एक समास यानी संक्षेपीकरण की भी एक परिभाषा है। जब कभी यह गुण किसी गद्य रचना में भी दिखाई देता है या उसे पढ़ने वाले को यह मुहावरा याद नहीं रखना पड़ता तो सार सार को गति रहे थोता दे या उड़ाए। सरल लिखना, थोड़े शब्दों में लिखना ज़्यादा कठिन काम है, फिर भी यह काम होता रहा है। सूक्ति कथाएं, आगम कथाएं और जातक कथाएं, पंचतंत्र की कहानियां उसी लेखन के प्रमाण हैं। यही काम कोंकणी में रविंद्र केलेकर ने किया है। प्रस्तुत पाठ के प्रसंग पढ़ने वालों से थोड़ा कहा बहुत समझना की मांग करते हैं। ये प्रसंग महज पढ़ने गुनने की नहीं, एक जागरूक और सक्रिय नागरिक बनने की प्रेरणा भी देते हैं। पहला प्रसंग गिन्नी का सोना जीवन में अपने लिए सुख साधन जुटाने वालों से नहीं बल्कि उन लोगों से परिचित कराता है जो इस जगत को जीने और रहने योग्य बनाए हुए हैं। दूसरा प्रसंग झेन की देन बौद्ध दर्शन में वर्णित ध्यान की उस पद्धति की याद दिलाता है जिसके कारण जापान के लोग आज भी अपनी व्यस्तम दिनचर्या के बीच कुछ चैन भरे पल पा जाते हैं। तो बच्चों, आज ये सेकंड जो यूटी है या आपका एग्जाम्स जो होने वाले हैं, झेन की देन आने वाला है और इस बार कोरोना वायरस की वजह से पहला जो है गिन्नी का सोना हटा दिया गया है, बट झेन की देन आने वाला है। उसमें 28 टोटल ये गिन्नी का सोना जो आप देख रहे हैं, ये गिन्नी का सोना ओनली 28 लाइन में लिखा गया है और 28 लाइन को ऐसा नहीं है कि 28 लाइन को हम छोड़ दें, तो हम इस चैप्टर को पूरा पढ़ना चाहिए, तो इसलिए इस चैप्टर को पूरा पढ़ने का प्रयास कराया गया है। तो चलिए, आज भी व्यस्तम दिनचर्या के बीच कुछ चैन के पल पा जाते हैं। झेन की देन में एक बहुत शांति, एक शांत वातावरण का बारे में बात की गई है और व्यक्ति को, उसके मस्तिष्क को एक शांत किस तरीके से रहा जाता है वो बताया गया है।
कि जब एक छेन की देर में जापानी लोग चाय पीते हैं तो चाय जब पीने जाते तो जो चाय बनती है, जो चाय का जो उबाल आता है, उसकी आवाज़ भी आप सुन सकते हैं। यानी बहुत अच्छे ढंग से कवि ने, रविंद्र केलेलकर ने बहुत अच्छे ढंग से इस चैप्टर को उबारा है। तो आइए बच्चों, अब हम पाठ की व्याख्या को भी देखते हैं। आप देख रहे हैं अक्षर मंत्रा यूट्यूब चैनल। तो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की क्लास 10th की हिंदी स्पर्श से चैप्टर 16 पतझर में टूटी पत्तियां, पाठ व्याख्या गिन्नी का सोना। वैसे ये लॉकडाउन में गिन्नी का सोना हटा दिया गया है, बट मिस्टेक से अगर बाय मिस्टेक होती है तो इससे पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये कंबाइंड चैप्टर है। तो चलिए देख लेते हैं। शुद्ध सोना अलग है, गिन्नी सोना अलग। गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाया हुआ होता है, इसलिए वह ज़्यादा चमकता है। शुद्ध सोने से मजबूत भी होता है और औरतें अक्सर इसी सोने के गहने बनवा लेती हैं। कि यानी सोने में जब तांबा मिला दिया जाता है तो तब गिन्नी का निर्माण होता है। सोने में मिलावट तांबे की होती है और तांबे की मिलावट होने के बाद वो गिन्नी बन जाता है। फिर भी होता तो वह भी गिन्नी का ही सोना। शुद्ध आदर्श भी शुद्ध सोने के जैसे ही हैं। चंद लोग उसमें व्यावहारिकता का थोड़ा सा तांबा मिला देते हैं और चलाकर दिखाते हैं। तब हम लोग उन्हें प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहकर उनका बखान करते हैं। गिन्नी यानी सिक्का, आदर्श उच्चतम चरित्र, व्यावहारिकता व्यावहारिक रूप से होने वाली स्थितियां। यहाँ लेखक यह बताना चाहते हैं कि किस तरह लोग अपने चरित्र में बनावटीपन लाते हैं। लेखक कहते हैं कि शुद्ध सोने में और सोने के सिक्के में बहुत फर्क होता है। जो सोने का सिक्का होता है उसमें थोड़ा सा तांबा मिलाया जाता है, जिस कारण शुद्ध सोने से अधिक चमक आ जाती है। यहाँ शुद्ध सोने से ज़्यादा मजबूत भी होता है। औरतें अक्सर उन्हीं सोने के सिक्कों के गहने बनवाती हैं। चाहे औरतें इस सोने के सिक्के के गहने बनवाती हों, परंतु होता तो यह भी सोने का सिक्का ही है, कोई शुद्ध सोना नहीं। लेखक कहते हैं कि किसी व्यक्ति का उच्च चरित्र भी शुद्ध सोने की तरह ही होता है। उसमें कोई मिलावट नहीं होती, उसमें कोई चमक नहीं होती। जिस वजह से व्यक्ति शुद्ध चरित्र को शुद्ध सोने की तरह कम प्रयोग लाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने चरित्र में तांबा अर्थात मिलावटी व्यवहार मिला देते हैं। लोगों के बीच अपने आप को अच्छा साबित कर देते हैं और उन्हीं लोगों के सभी लोग व्यवहारिक आदर्शवादी कहकर उनका गुणगान करते हैं। ये बात ना भूलें कि बखान आदर्शों का नहीं होता, बल्कि व्यवहारिकता का होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। बखान आदर्शों का होता है, व्यवहारिकता का आदर्शों का नहीं होता, व्यवहारिकता का होता है। आप किसके साथ किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। और जब व्यवहारिकता का बखान होने लगता है तो प्रैक्टिकल आइडियलिस्टों के जीवन से आदर्श धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं। उनकी व्यवहारिक सूझबूझ ही उन्हें आगे आने लगती है। महात्मा गांधी जी हैं। सोना पीछे रहकर तांबा ही आगे आता है। चंद लोग कहते हैं कि गांधी जी प्रैक्टिकल आइडियलिस्टों थे और व्यवहारिकता को पहचानते थे। उसकी कीमत जानते थे, इसलिए वे विलक्षण आदर्श चला सके, वरन हवा में उड़ते रहते थे और देश उनके पीछे न जाता। ये महात्मा गांधी जी हैं। देखो चरखा चलाते थे। तो महात्मा गांधी जी का आंदोलन, लेखक सभी को यह बताना चाहते हैं कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वर्णन कभी आदर्शों का नहीं होता, बल्कि आपके व्यवहार का होता है। जब किसी के व्यवहार का वर्णन होना शुरू होता है, जिन्हें व्यवहारिक आदर्शवादी लोग समझते हैं, उन आदर्शवादी लोगों के जीवन से आदर्श व्यवहारिक वर्णन के कम होने लगते हैं। उनकी सोचने की शक्ति बढ़ने लगती है। कुछ लोग कहते हैं कि गांधी जी भी व्यवहारिक आदर्शवादियों में से एक थे। वे अपनी व्यवहारिकता को जानते थे और उनकी कीमत को भी पहचानते थे। इसी कारणों की वजह से वे अपने अनेक लक्षणों वाले आदर्श चला सके, वरन वे हवा में उड़ते रहते और उनके पास धन दौलत शिक्षा सब कुछ था। उन्हें किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं थी। गांधी जी अपने आदर्शों को बहुत महत्व नहीं देते थे। पूरा देश उनके साथ
हर समय कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा न होता। यदि गांधी जी अपने आदर्शों को महत्व नहीं देते तो पूरा देश उनके साथ नहीं मिलकर के खड़ा होता। हाँ, गांधी जी कभी कभी आदर्शों को व्यवहारिकता के स्तर पर उतरने नहीं देते थे, बल्कि व्यवहारिकता के आदर्शों के स्तर पर चढ़ाते थे, यानी एक अच्छा व्यवहार उत्पन्न करते थे। वे सोने में तांबा नहीं बल्कि तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत बढ़ाते थे, इसलिए सोना ही हमेशा आगे रहता था। व्यवहारवादी लोग जिनको अच्छा बिहेवियर वाले हैं, वे लाभ हानि का हिसाब लगाकर ही कदम उठाते हैं, जीवन में सफल होते हैं, अन्य से आगे भी जाते हैं। और क्या वे ऊपर चढ़ते हैं, खुद ऊपर चढ़ें या अपने साथ दूसरों को भी ऊपर ले चलें, यही महत्व की बात है। यह काम तो हमेशा आदर्शवादी लोगों ने ही किया है। समाज के पास अगर शाश्वत मूल्यों जैसा कुछ है तो वह आदर्शवादी लोगों का ही दिया हुआ है। व्यवहारवादी लोगों ने समाज को गिराया ही है। लेखक ने यहाँ व्यवहारवादी लोगों के बारे में वर्णन किया है। लेखक कहते हैं कि गांधी जी कभी अपने आदर्शों को अपने व्यवहार पर हावी नहीं होने देते थे, बल्कि वे अपने व्यवहार में ही अपने आदर्शों को रखने की कोशिश करते। वे किसी भी तरह के आदर्शों में कोई भी व्यवहारिक मिलावट नहीं करते थे, बल्कि व्यवहार में आदर्शों को मिलाते थे। आदर्श ही सबको दिखे और सब आदर्शों का ही पालन करें, आदर्शों की कीमत बढ़े। जो लोग केवल अपने व्यवहार पर ही ध्यान देते हैं, केवल वैज्ञानिक ढंग से ही सोचते हैं, वे व्यवहारवादी लोग कहे जाते हैं। और ये लोग हमेशा चौकन्ने रहते हैं, कहीं इनसे कोई ऐसा काम न हो जाए जिसके कारण इनको हानि उठानी पड़े। वे अपने जीवन में बहुत सफल होते हैं और दूसरों से आगे भी बढ़ जाते हैं। पर क्या वे लोग सही मायने में आगे बढ़ते हैं या इज्जत हासिल करते हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि खुद भी तरक्की करो और अपने साथ साथ दूसरों को भी आगे ले चलो। ये काम हमेशा से आदर्शों को सबसे आगे रखने वाले लोगों ने किया है। हमारे समाज में अगर हमेशा आगे रहने वाले कोई कई मूल्य जो बचे हैं, वे सिर्फ आदर्शवादी लोगों के कारण ही बच पाए हैं। व्यवहारवादी लोग तो केवल अपने आप को आगे लाने में ही लगे रहते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर समाज को कोई नुकसान हो रहा हो। अब पढ़ते हैं हम झेन की देन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम देख लेते हैं। राइट। जापान में मैंने अपने एक मित्र से पूछा कि यहाँ के लोगों की कौन सी बीमारियां अधिक होती हैं। मानसिक। उसने जवाब दिया, यहाँ के 80% लोग मनोरुग्ण यानी मनोरोगी हैं। जापान में मनोरोगी। इसकी क्या वजह है? कहने लगे, हमारे जीवन की रफ्तार बहुत तेज बढ़ गई है। यहाँ कोई चलता नहीं है बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं बकता है। हम जब अकेले पढ़ते हैं तो हम आपस में लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। अमेरिका से हम प्रतिस्पर्धा करने लगे। एक महीने में पूरा होने वाला काम हम एक दिन में पूरा करने की कोशिश करने लगे। वैसे भी दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज ही रहती है, उसे स्पीड का अंजन लगाने पर भी वह 1000 गुना अधिक रफ्तार से दौड़ने लगता है। फिर एक क्षण ऐसा आता है कि जब दिमाग का तनाव बढ़ जाता है और पूरा इंजन टूट जाता है। यही कारण है कि जिससे मानसिक रोग यहाँ पर बढ़ गए हैं। प्रतिशत। फीसदी का मतलब होता है प्रतिशत, यानी उसने कहा यहाँ पे कितने 80% यानी 80%। राइट। अब ये देखिए जापान है, यहाँ पर सारी चीज़ें सबसे पहले क्या करने, लोग चलने में लगे हुए हैं, घूमने फिरने में लगे हुए हैं, अपने माइंड से तेज दौड़ाते हैं। ठीक है। लेखक के जापान के एक मित्र से पूछा कि वहाँ के लोगों की सबसे अधिक कौन सी बीमारियाँ होती हैं। इसमें जवाब दिया कि सबसे अधिक मानसिक बीमार का शिकार होना पड़ता है। 80% लोग बीमार हैं मानसिक बीमारी से। और कारण बताया कि कोई आराम से नहीं चलता, मन को आराम, शांति को आराम नहीं देता, अर्थात सब एक दूसरे के आगे जाने की सोच रखते हैं। ये देखिए सभी के सभी एक टेंशन से में हैं, हंसते मुस्कुराते तो है ही नहीं। देखो सभी के चेहरे देख रहे हैं चेहरे, आप चेहरे देखो इनके। झेन की देन में ये जो चेहरे जो झुके हुए हैं बच्चों के, आप ये देखें
कि कितनी टेंशन्स में है। व्यक्ति टेंशन में क्यों होता है? क्योंकि वो जापान में कोई भी व्यक्ति आराम से बात नहीं करता, वे केवल काम की ही बात करते हैं। यहाँ तक कि जापान के लोग कभी अपने आप को अकेला महसूस करते हैं तो कभी किसी से नहीं, बल्कि वे अपने आप से ही बातें करने लगते हैं। जापान के लोग अमेरिका से प्रतियोगिता में यानी एक कंपटीशन में लग जाते हैं, जिसके कारण 1 महीने में पूरे होने वाला काम 1 दिन में खत्म होने की कोशिश करने लगते हैं। ये इसकी व्याख्या है कि वैसे भी दिमाग हमेशा तेज तो रहता है, और अगर स्पीड का इंजन लगा दिया जाए तो कई रफ्तार से तो दिमाग चलेगा पर दौड़ने भी लगेगा, पर एक समय ऐसा भी तो आएगा जब दिमाग भी तो थक जाएगा और टेंशन में आकर के पूरा शरीर टूट जाएगा। यही कारण है कि जापान के लोगों में मानसिक बीमारी इतनी अधिक फैल गई है। तो चलिए बच्चों, शाम को वह मुझे एक टी सेरेमनी में ले गए। टी सेरेमनी यह एक चाय की पीने की यहाँ एक विधि है। जापानी में उसे चानो यू कहते हैं। अब वेरी इंपॉर्टेंट जो मैटर है वो आने वाला है, वो देखना है हमें। आप देख रहे हैं अक्षर मंत्रा यूट्यूब चैनल। तो वह एक 6 मंजिल इमारत थी जिसकी छत पर दफ्ती की दीवारों वाली ततामी यानी चटाई की जमीन वाली एक सुंदर पर्णकुटी बनी हुई थी। पर्णकुटी एक 6 मंजिल इमारत जिसकी छत पर दफ्ती की दीवारों वाली यानी जो दफ्ती की दीवारों वाली होती है, एक चटाई की जमीन वाली एक सुंदर पर्णकुटी बनी हुई थी। यानी एक चटाई की से एक ऐसी एक पर्णकुटी कुटिया बनाई हुई है। बाहर बेढब सा एक मिट्टी का बर्तन था, उसमें पानी भरा हुआ था। हमने हाथ पांव इस पानी से धोए, यानी एक थोड़ा पानी से हाथ पैर धोए। तौलिया टंगा हुआ होता है, तौलिए से हाथ पोंछे और अंदर चले गए। अंदर चानीज बैठा हुआ था। चानीज कहते हैं जो चाय हमें पिलाता है, चाय वाले को चानीज कहते हैं। चाइना का इंसान ऐसा ना कहना कि जापानी है तो उसको जापानीज कहेंगे। जैसे जापानीज बोलते हैं ना, तो वैसे वहां पे चाय वाले को चानीज। हमें देखकर वह खड़ा हुआ, कमर झुकाकर उसने हमें प्रणाम किया। दोझो यानी जापानी वर्ड है आइए और तशरीफ लाइए। दोझो का मतलब आइए और तशरीफ लाइए कहकर स्वागत किया। बैठने की जगह हमें दिखाई और अंगीठी उसने सुलगाई। उस पर चायदानी रखी। बगल के यानी पास के कमरे में जाकर उसको कुछ बर्तन ले आया। तौलिए से बर्तन उसने साफ किए। सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से की कि उसकी हर भंगिमा से लगता था मानो जय जयवंती के सुर गूंज रहे हों। वहां का वातावरण इतना शांत था कि चायदानी के पानी का खदबदाना भी सुनाई दे रहा था। अब टी सेरेमनी क्या है? जापान में चाय पीने का एक विशेष आयोजन होता है, विशेष फंक्शन होता है, एक कंपटीशन होता है, एक प्रोग्राम होता है। चानोयू, जापान ने टी सेरेमनी का नाम को चानोयू कहते हैं। दफ्ती वो लकड़ी की खोखली सरकने वाली दीवार जिस पर चित्रकारी होती है, यानी लकड़ी की एक दीवार हो जाते, नीचे उसके अंदर क्या लगा दिए जाते, पहिए, तो उसको हम कहीं पर भी सरका सकते हैं। ये देखिए, ये जो दीवारें हैं आप देख रहे हैं, इधर से उधर हमने कर लिया, ठीक है। तो ये लकड़ी की दीवारें, नीचे पहिए लगा दी, तो इनको गेट को इधर से उधर हम सरका सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? दफ्ती। पर्णकुटी पत्तों से जो बनी हुई कुटिया हो, पत्तों से, डालियों से, छोटी छोटी लकड़ियों से, उनसे हम एक पर्णकुटी कहते हैं। बेढब सा बर्तन था तो बेडोल सा। चानीज जापानी विधि में चाय पिलाने वाला। मैंने कहा ना, जापानी विधि में जो चाय पिलाता है, जापान में जो चाय पिलाने वाला हो, उसे चानीज कहते हैं। इन वर्डों को आपको ध्यान रखना है क्लास 10th में, तभी अच्छे से मार्क्स आ पाते हैं। गरिमापूर्ण, मैंने बार बार बोलता हूं कि जब भी कोई टॉपिक पढ़े, जब भी कोई चैप्टर पढ़े, उसे इतने अच्छे ढंग से पढ़ें, उस पर इतना फोकस करें कि वो चैप्टर आप कभी भी ना भूलें। गरिमापूर्ण यानी सलीके से, एक बहुत अच्छे तरीके से, एक अच्छे ढंग से, अति सुंदर ढंग से। भंगिमा यानी मुद्रा, देखिए जो बना रही है इसकी कैसी मुद्रा है, मुस्कुरा रही है थोड़ा हल्का हल्का और एक रंग कर रही है। खदबदाना यानी उबलना। अब जय जयवंती एक राग का नाम, यानी कोई एक बहुत हल्का, किसी में जब हम चाय पीते हैं तो वहां पर एक हल्का हल्का धीरे धीरे क्या करता है, कोई व्यक्ति
गुनगुनाने लगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे? गुदगुदाना कहते हैं, राइट। चलिए, यहाँ लेखक जापान की जो चाय पीने की विशेष विधि का वर्णन करते हैं। लेखक कहते हैं कि एक शाम को उसके जापानी दोस्त, अब इसका भाव देख लेते हैं, फिर भी जापान के चाय पीने के एक विशेष आयोजन में ले जाता है। और जापान में जो चाय पीने की जो विधि है उसे चानो यू कहा जाता है। और लेखक और उसका मित्र चाय पीने के आयोजन के लिए जहां जाते हैं वो एक 6 मंजिल की इमारत होती है और छत पर एक सरकने वाली दीवार भी होती है जिस पर चित्रकारी भी की गई थी और पत्तों की एक कुटिया बनाई गई जिसे हम पर्णकुटी भी कहते हैं। जापान पर चटाई बिछाई हुई थी। उसके बाहर बेडोल सा मिट्टी का एक बर्तन था जिसमें पानी भरा हुआ था। लेखक और उनके मित्र ने पानी से हाथ पैर धोते हैं, तौलिए से हाथ पांव पोंछकर अंदर गए और अंदर चाय देने वाला एक व्यक्ति था जिसे हम चाइनीज कहते हैं। वहां लेखक और उसके मित्र को देखकर वह खड़ा हो जाता है और कमर झुकाकर उसने लेखक और उसके दोस्तों को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद उसने क्या किया? क्या कहा था? याद है? दोजो अर्थात आइए और तशरीफ लाइए, यानी आइए और तशरीफ लाना मतलब ये उर्दू भाषा का शब्द है जो हैदराबादी में बोला जाता है, यानी बैठिए। ऐसा कहकर उसने क्या किया? स्वागत किया और उन्हें बैठने की जगह दिखाई। अंगीठी को जलाया और चाय बनाने वाला बर्तन उसने रख दिया। वह साथ वाले कमरे से कुछ बर्तन ले आया और उसने तौलिए से बर्तन साफ किए। ये सारा काम वो व्यक्ति बड़े सलीके से, बड़े अच्छे सुंदर ढंग से कर रहा था। कई बार तो हम देखते हैं कि अगर हम चाय पीते हैं, हमें चाय पीने की तलब उठती है या हम चाय पीने के आदी हैं या हमारी चाय पीने की हैबिट है, तो वो जो चाय बनाता है उसकी मन में, उसके दिल में वो चाय बनाने की इच्छा नहीं होती और वो जबरदस्ती ढंग से बनाता है तो चाय तो अच्छी बनती नहीं है, पर उस चाय पीने का मजा भी नहीं होता है। उसकी हर एक मुद्रा या काम करने के ढंग से लगता था जैसे जय जयवंती नाम की धुन गूंज रही हो, यानी एक प्रकार की धुन का नाम, एक राग का नाम। उस जगह का वातावरण इतना अधिक शांत था कि चाय बनाने वाले बर्तन में उबलते हुए पानी की आवाजें तक सुनाई दे रही थी, राइट। ये देखिए चाय बना रहा है, अब इसके अंदर जो पानी की जो आवाजें हैं उबलने की, वो भी आवाज सुनाई दे रही थी, यानी वो इतना शांत था, बिल्कुल एक शांत एरिया में अरे अच्छे चाय बना रहा हो और हम आंखें बंद करके वहां पर बैठे हों और चाय का इंतजार कर रहे हो। वो शाम कितनी सुहानी होती है। तो चाय तैयार हुई, प्यालों में भरी और फिर प्याले हमारे सामने रख दिए हों। आजकल हम चाय पीते हैं, बट आपको बता दूं कि जो वो चाय नहीं होती, क्योंकि चाय को बनाने का एक तरीका होता है, एक सलीका होता है। चाय जब तक अच्छे से ना उबाले, बट आजकल के लोग क्या है, गैस बचाने के चक्कर में चाय को ढंग से बनाते ही नहीं है, और कुछ बनाते हैं तो वो इतनी स्पीड से बना देंगे चाय को कि बस 1 सेकंड में 5 मिनट में चाय तैयार। वो चाय नहीं होती। वहां हम 3 मित्र ही इस विधि से शांति से मुख्य बात होती है, इसलिए वहां 3 से अधिक आदमियों को प्रवेश नहीं दिया जाता था। प्याले में 2 घूंट से अधिक चाय नहीं थी, यानी वहां इस विधि में शांति मुख्य बात होती है। वहां पे सब शांति होंगे, वहां पर बैठ करके आप बात नहीं कर सकते, वहां पर आप शांति का, इसलिए वहां पर 3 लोग ही एक साथ जाते हैं। प्याले में 2 घूंट से अधिक चाय नहीं थी। हम होठों से प्याला लगाकर 1 बूंद चाय पीते। करीब 1.5 घंटे तक चुस्कियां लेकर यह सिलसिला चलता रहा। पहले 10-15 मिनट में तो उलझन में पड़े रहे, फिर देखा दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी पड़ती जा रही है, थोड़ी देर में बिल्कुल बंद हो जाती है, यानी शांति मिल जाती है। मुझे लगा मानो अनंत काल में मैं जी रहा हूं। यहां तक का जो सन्नाटा भी मुझे सुनाई देने लगा था। चुस्की कहते हैं, चुस्कियों का सिलसिला, यानी होठों से कोई तरल पदार्थ थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके पीने की क्रिया को चुस्की कहते हैं। ये जो भाव का जो सिलसिला यानी क्रम, उलझन यानी असमंजस की स्थिति, अनंत काल जो कभी न खत्म होने वाला समय हो, सन्नाटा यानी मौन। यहां लेखक जापान में चाय पीने के समारोह में अपना पहला अनुभव व्यक्त कर रहा है। कितना अति सुंदर वर्णन है। लेखक कहते हैं कि चाय बनाने वाले ने चाय तो तैयार की और चाय को प्यालों में भी भरा,
फिर प्याले को लेखक अपने मित्रों के सामने भी रख देता है। अब लेखक और उसके मित्र के अलावा कोई नहीं था, केवल वहां पर 3 ही व्यक्ति थे, एक तो चाय बनाने वाला और 2 व्यक्ति वे, यानी एक साथ 3 व्यक्ति को ज्यादा प्रवेश नहीं दिया जाता। उन चाय के प्यालों में 2-2 घूंट से ज्यादा चाय नहीं थी। लेखक और उनके मित्र ने प्यालों को अपने होठों से लगाकर एक एक बूंद चाय पी। लेखक कहते हैं कि करीब 1.5 घंटे तक प्यालों से चाय को धीरे धीरे पीते रहे। पहले 10-15 मिनट तो लेखक को बहुत परेशानी हुई, लेकिन धीरे धीरे लेखक ने महसूस किया कि उनके दिमाग की रफ्तार कम होने लगी है। कुछ समय बाद तो लगा कि दिमाग बिल्कुल बंद हो गया है। लेखक को लगा जैसे कभी न खत्म होने का समय में जी रहा है। यहाँ तक को लेखक का मन इतना शांत हो गया था कि बाहर की शांति भी शोर लग रही थी। अक्सर हम या तो गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं, भविष्य के रंगीन सपने देखते रहते हैं, या हम भूतकाल में रहते हैं या भविष्य काल में। असल में दोनों काल मिथ्या है, यानी मिथ्या उदाहरण है, झूठे हैं। एक चला गया, दूसरा आया नहीं है। हमारे सामने जो वर्तमान क्षण है वही सत्य है, वही यथार्थ है। यथार्थ माने सत्य, उसी में जीना चाहिए। चाय पीते पीते उस दिन मेरे दिमाग में भूत भविष्य दोनों काल उड़ गए, केवल वर्तमान क्षण सामने था। वह अनंत काल जितना विस्तृत है, यानी वो जो कभी खत्म न होने वाला बड़ा था। जीना किसे कहते हैं उस दिन मालूम हुआ, क्योंकि शांति भी एक बहुत बड़ी चीज होती है, जो जैन परंपरा की यह सबसे बड़ी देन है जापानियों को। राइट? मिथ्या यानी झूठ, विस्तृत बहुत अधिक फैला हुआ, जैन परंपरा जो ध्यान लगाने की जो परंपरा है। लेखक हमें यह बताना चाहते हैं कि हम लोग बीते हुए दिनों को अच्छी बुरी यादों में उलझ कर रह जाते हैं, बार बार उनको याद करते रहते हैं, समय के बारे में सपने देखने लगते हैं। हम लोग या तो बीते हुए दिनों में रहते हैं, उनके बारे में सोचते रहते हैं, या आने वाले दिनों के बारे में सोचते रहते हैं, जबकि वे लोग वर्तमान में जीते हैं, जबकि दोनों ही समय झूठे होते हैं। इसलिए क्योंकि एक जो बीत चुका है या दूसरा जो अभी आया नहीं होता है, यह बात आती है तो सच क्या है? लेखक कहते हैं कि जो समय अभी चल रहा है वही सच है। यह समय कभी खत्म होने वाला नहीं है, बहुत अधिक फैला हुआ है। लेखक कहते हैं कि जीना किसे कहते हैं उसको चाय समारोह देने वाले दिन मालूम हुआ। जापानियों को ध्यान लगाने की यह परंपरा विरासत में देन में मिली है। अब पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास देखते हैं। याद रखना कि यह मौखिक से भी बहुत बार प्रश्न पूछ लेता है, ऐसा नहीं है कि पूछा नहीं जाता। शुद्ध सोना और गिन्नी का सोना अलग क्यों होता है? शुद्ध सोना और गिन्नी का सोना अलग होता है क्योंकि गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा मिला दिया जाता है, इसलिए वह ज्यादा चमकता है और शुद्ध सोने से मजबूत भी होता है। शुद्ध सोने में किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं होती। ये देखिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट किसे कहते हैं? प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट उन्हें कहते हैं जो आदर्शों की व्यवहारिकता के साथ प्रस्तुत तो करते हैं पर समाज पर इसका गलत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कई बार आदर्शों से पूरी तरह हट जाते हैं और केवल अपने हानि और लाभ के बारे में, यानी सेल्फिश नेचर वाले व्यक्ति। ऐसे में समाज का स्तर गिर जाता है। पाठ के संदर्भ में शुद्ध आदर्श क्या है? पाठ के संदर्भ में शुद्ध आदर्श वे हैं जो व्यवहारिकता का कोई स्थान न हो। केवल शुद्ध आदर्शों का महत्व दिया जाए। जब शुद्ध सोने में तांबे का मिश्रण व्यवहारिकता है तो इसके विपरीत शुद्ध सोना शुद्ध आदर्श है। लेखक ने जापानियों के दिमाग में स्पीड का इंजन लगाने की बात क्यों कही? क्योंकि एक माइंड में अगर हम स्पीड का इंजन लगा देंगे, आगे बढ़ने की प्रतिस्पर्धा करने लगेंगे, तो जापान के लोग पूर्ण रूप से प्रतिस्पर्धा करते हैं, किसी भी तरीके से उन्नति करके अमेरिका से आगे निकलना चाहते हैं, तो इसलिए उनका मस्तिष्क सदा तनावग्रस्त रहता है। इसी कारण वे मानसिक रोगों के शिकार हो जाते हैं। और जापानियों के दिमाग में स्पीड इंजन लगाने की बात तो इसलिए कही क्योंकि तीव्र गति से प्रगति करना चाहते हैं, 1 महीने के काम को 1 दिन में पूरा करना चाहते हैं, तो इसलिए उनका दिमाग भी क्या होगा? तेज रफ्तार से स्पीड इंजन की भांति सोचता है। जापानी में चाय पीने की विधि को क्या कहते हैं? जापानी में चाय पीने की विधि को बताया ना, चानो यू कहते हैं।
अब जापान में जहाँ चाय पिलाई जाती है उस स्थान की क्या विशेषता है? वहाँ पर एक पर्णकुटी जैसा सजा होता है, वहाँ बहुत शांति होती है, एक साथ में 3 व्यक्ति ही प्रवेश कर सकते हैं, सब शांति से चाय पीते हैं और 3 लोग बैठकर एक साथ सिर्फ चाय पी सकते हैं। यहाँ अत्यधिक शांति का वातावरण होता है। अब ये लिखित क्वेश्चंस पढ़ते हैं। शुद्ध आदर्श की तुलना सोने से व्यवहारिकता की तुलना तांबे से क्यों की गई है? शुद्ध सोने में चमक होती है, आदर्श भी शुद्ध सोने की तरह चमकदार और महत्वपूर्ण मूल्यों से भरा होता है। तांबे से सोना मजबूत तो होता है परंतु उसकी शुद्धता समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार व्यवहारिकता के कारण आदर्श समाप्त तो हो जाते हैं, परंतु यदि सही ढंग से व्यवहारिकता और आदर्शों को मिलाया जाता है तो जीवन में बहुत कुछ हासिल भी किया जा सकता है। चानीज यानी चाय बनाने वाला कौन सी क्रियाएं गरिमापूर्ण ढंग से पूरी की? लेखक और उसके मित्र को देखकर चानीज खड़ा हो गया और कमर झुकाकर उसने प्रणाम किया और बैठने की जगह दिखाई। उसने क्या कहा था? ओझो यानी आइए और तशरीफ लाइए। अंगीठी को जलाया और चाय बनाने वाला बर्तन रखा और फिर साथ वाले कमरे में गया, कुछ बर्तन लेके आया और तौले से बर्तन साफ किए। सारे काम चानीज बड़े सलीके से पूरा किया और एक एक मुद्रा या काम करने के ढंग से लगता था जैसे जय जयवंती नाम की राग की धुन गूंज रही हो। टी सेरेमनी में कितने आदमियों को प्रवेश दिया जाता था और क्यों? क्योंकि जापान में टी सेरेमनी समारोह की सबसे खास बात शांति होती है कि इसलिए वहां 3 से ज्यादा व्यक्तियों को नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि जब ज्यादा व्यक्ति होंगे तो ज्यादा बातें होंगी, शोर होगा। वे 3 व्यक्ति को इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि वे आपस में बिल्कुल बहुत गुपचुप बात करेंगे, कान में बात करेंगे, धीरे से बात करेंगे। चाय पीने के बाद लेखक ने स्वयं में क्या महसूस किया कि जैसे वो धीरे धीरे चाय को पीते रहे पहले से 10 से 15 मिनट, तो लेखक को बहुत परेशानी हुई क्योंकि धीरे धीरे लेखक ने महसूस किया कि उसके दिमाग की रफ्तार कम होने लगी है, शांति मिलने लगी है, उसका दिमाग बिल्कुल बंद ही हो गया है। लेखक को लगा जैसे कभी न खत्म होने वाले समय में जी रहा है। यहाँ तक कि लेखक का मन इतना शांत हो गया था कि बाहर की शांति भी उसको शोर लग रही थी। नेक्स्ट है, गांधी जी में नेतृत्व की अद्भुत क्षमता थी, उदाहरण इस बात की पुष्टि कीजिए। गांधी जी नेतृत्व में अद्भुत क्षमता थी और गांधी जी व्यवहारिक आदर्शवादियों में से एक थे। वे अपने व्यवहारिकता को जानते थे और उसकी कीमत को भी पहचानते थे। इसी कारणों की वजह से वे अपने अनेक लक्षणों वाले आदर्श को चला सके। यदि गांधी जी अपने आदर्शों को महत्व नहीं देते तो पूरा देश उनके साथ उस कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा कभी भी नहीं होता। यह बात उन्होंने अहिंसात्मक आंदोलन उससे स्पष्ट हो जाते कि वे अकेले चलते थे और लाखों लोग उनके पीछे हो जाते थे। नमक का कानून तोड़ने के लिए उन्होंने जनता को आह्वान किया वैसे हजारों लोग उनके साथ पैदल ही चल पड़े और दांडी मार्च निकाल दिया। इसी प्रकार असहयोग आंदोलन के समय भी उनकी एक आवाज पर देश के हमारे नौजवान अपनी पढ़ाई छोड़कर उनके नेतृत्व में आंदोलन के रास्ते पर चल पड़े थे। आपके विचार से ऐसे कौन से मूल्य हैं जो शाश्वत हैं? वर्तमान समय में इन मूल्यों का प्रासंगिकता में स्पष्ट कीजिए। हमारे विचार से सत्य, अहिंसा, दया, प्रेम, भाईचारा, त्याग, परोपकार, मीठी वाणी, मानवीयता का ये सब उदाहरण हैं। वर्तमान समय में इन मूल्यों की प्रासंगिकता अर्थात महत्व बहुत अधिक है। जहां जहां जब इन मूल्यों का पालन किया जाता है तब तक समाज का नैतिक पतन हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खुद भी तरक्की करो और अपने साथ भी दूसरों को आगे ले चलो। हमेशा काम अपने आदर्श से सबसे आगे रखने वाले लोगों ने किया है। अपने जीवन की किसी ऐसी घटना का उल्लेख कीजिए। शुद्ध आदर्श से आपको हानि हुआ हो या लाभ हुआ हो, या शुद्ध आदर्श व्यवहारिकता का पुट देने से लाभ हुआ हो, इसका तो आंसर खुद देंगे क्योंकि ये तो एक घटना का उल्लेख करने के लिए कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि शुद्ध सोने में तांबे की मिलावट या तांबे में सोना गांधी जी के आदर्श या व्यवहार के संदर्भ में किस बात पर झलकती है? स्पष्ट कीजिए। गांधी जी ने
जीवन भर सत्य और अहिंसा का पालन किया था। वे आदर्शों को ऊंचाई तक लेकर के चले जाते थे, अर्थात वे सोने में तांबा मिलाकर उसकी कीमत कम नहीं करते थे, बल्कि तांबे में मिलाकर सोना मिलाकर उसकी कीमत को बढ़ा देते थे। व्यवहारिकता को जानते थे, उसकी कीमत को भी पहचानते थे। इसी कारण वजह से अनेक लक्षणों वाले आदर्श को गांधी जी चला सके और गांधी जी के व्यवहार पर हावी नहीं होने देते, क्योंकि व्यवहार से लोग, एक अच्छा व्यवहार से, अच्छे आदर्श से लोग उनके साथ हो जाते थे। उनके आदर्शों में कोई कभी भी व्यवहारिक मिलावट नहीं होती थी, यानी एक सेल्फिश नेचर कभी भी उनके आदर्शों में नहीं होता। उनके साथ आदर्श ही सबको दिखता था, इसलिए सब आदर्शों का पालन करते थे, आदर्शों की कीमत बढ़ाते थे। राइट। आपने गिरगिट कहानी में एक समाज को व्याप्त अवसरानुसार व्यवहार को पल पल बदल डालने की एक वानगी देखी। इस पाठ पर अंश गिन्नी का सोना में स्पष्ट कीजिए, आदर्शवादिता और व्यवहारिकता इसमें से किस में महत्व है। गिरगिट कहानी में स्वार्थी इंस्पेक्टर, यानी जब हमने गिरगिट पढ़ा तो अवसरानुसार अपने व्यवहार को पल पल बदलता है। वह अवसर के साथ साथ जहां उसको लाभ हो रहा है वहां उसी के अनुसार अपना व्यवहार वह बदलता है। गिन्नी का सोना कहानी में इस बात पर बल दिया जाता है कि आदर्श शुद्ध सोने के समान है। व्यवहारिकता का गुण मिलाकर उसे और भी अधिक मजबूत किया जाता है, परंतु समाज में देखा जाता है कि व्यवहारवादी लोग आदर्शवादी लोगों से बहुत आगे तो बढ़ तो जाते हैं, परंतु अपने जीवन के जो मेन मूल्य हैं, जो नैतिक मूल्य हैं, जो आदर्शवादी हैं, वे स्वार्थी हो जाते हैं, सेल्फिश नेचर हो जाते हैं। कोई व्यक्ति आपके पास आता है तो हम क्या करते हैं, उससे अच्छे से बात करेंगे 5 मिनट और फिर उससे मुंह मोड़ लेंगे। ये तरीका नहीं है, ये व्यवहार गलत है। यानी खुद भी तरक्की करो और अपने साथ साथ दूसरों को भी आगे ले चलो। ये काम हमेशा से ही आदर्शों को सबसे अच्छा रखने वाले लोगों ने किया है। हमारे समाज में अगर हमेशा रहने वाले कई मूल्य लोग बचे हैं तो सिर्फ आदर्शवादी लोगों के कारण ही बच पाए हैं। व्यवहारवादी लोग केवल अपने आप को आगे लाने में लगे रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर समाज का नुकसान हो रहा हो, यानी सेल्फिश नेचर वाले बन जाते हैं। और ये बातें अधिकतर राजनेताओं में सबसे ज्यादा झलकती है। लेखक के मित्रों ने मानसिक रोग के क्या क्या कारण बताए, आप किन इन कारणों से कहां तक सहमत हैं। लेखक के मित्र ने मानसिक रोग के कारण बताते हुए कहा कि वहां पर जापान में कोई आराम से नहीं चलता बल्कि दौड़ता है, अर्थात सब एक दूसरे से आगे जाने की सोच रखते हैं। कोई भी व्यक्ति आराम से बात नहीं करता, केवल काम की बात करते हैं। यहाँ तक कि जब जापान के लोग कभी अपने आप को अकेला महसूस करते हैं तो वे किसी से भी नहीं बल्कि अपने आप से ही बातें करते हैं। जापान के लोग अमेरिका से प्रतियोगिता यानी कंपटीशन करने लग गए, जिसके कारण वे 1 महीने में पूरा होने वाला काम 1 ही दिन में खत्म करने की कोशिश में लग जाते हैं। ऐसा करने के कारण जब उनका दिमाग थक जाता है, टेंशन में आकर पूरा इंजन टूट जाता है। यही कारण है कि जापानी के लोग मानसिक बीमारी बहुत अधिक फैल जाती है। हम इन्हीं कारणों से पूरी तरह से सहमत हैं। नेक्स्ट है, लेखक के अनुसार सत्य केवल वर्तमान में है, उसी में जीना चाहिए। लेखक ने ऐसा क्यों कहा, स्पष्ट कीजिए। लेखक के अनुसार सत्य केवल वर्तमान में है, उसी में जीना चाहिए। हम लोग या तो बीते हुए दिनों में रहते हैं या आने वाले दिनों में, जबकि दोनों ही समय झूठे हैं। ना तो हम भविष्य के बारे में जीते हैं और ना ही हम भूतकाल में जीते हैं, हम वर्तमान में जीते हैं। वो इसलिए क्योंकि एक बीत चुका है और दूसरा अभी आया ही नहीं होता। तो बात आती है कि सच क्या है। सच तो जो समय चल रहा है वही तो सच है, यही यथार्थ है। आज से स्पष्ट कीजिए, समाज के पास अगर शाश्वत मूल्य जैसा कुछ है तो वह आदर्श लोगों का द्वारा दिया हुआ है। हमारे समाज में अगर हमेशा रहने वाले कई मूल्य बचे हैं तो सिर्फ आदर्शवादी लोगों के कारण ही बच पाए हैं। खुद भी तरक्की करो, अपने साथ साथ दूसरों को भी आगे ले चलो। और ये काम हमेशा से आदर्श को सबसे आगे रखने वाले लोगों ने किया है। व्यवहारवादी लोग तो केवल अपने आप को आगे लाने में लगे रहते हैं।
उनको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर समाज को नुकसान हो रहा हो। जब व्यवहारिकता का बखान होने लगता है तब प्रैक्टिकल आइडियलिस्टों के जीवन के से आदर्श पीछे पीछे हटने लगते हैं, उनकी व्यवहारिक सूझबूझ ही आने लगती है। नेक्स्ट है, जब किसी व्यवहार का वर्णन शुरू होता है जिन्हें व्यवहारिक आदर्शवादी लोग समझते हैं, उन व्यवहारिक आदर्शवादी लोगों के जीवन से आदर्श व्यवहारिक वर्णन होने के कम हो जाते हैं, क्योंकि वर्णन कभी कभी आदर्शों का नहीं होता बल्कि आपके व्यवहार का होता है। ये क्वेश्चन बार बार आता है। आदर्शों के कम होते ही सोचने की शक्ति भी बढ़ने लगती है। आदर्शों के कम होते ही सोचने की शक्ति बढ़ने लगती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से देखिए, बहुत बार बार आता है, जीवन की रफ्तार बढ़ जाती है, यहाँ कोई चलता नहीं है बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं है बकता है। जब हम अकेले पढ़ते हैं तो आपस में लगातार बड़बड़ाते रहते हैं, यानी कई बार हमने देखा ना एक दूसरे लोग आपस में बड़बड़ाते रहते हैं। तो वही है कि जापान के लोग जीवन की तेजी औरों से अधिक है। जापान में कोई आराम से बात नहीं करता बल्कि दौड़ता है, सब एक दूसरे से आगे जाने की सोच रखते हैं। जापान में कोई भी व्यक्ति आराम से बात नहीं करता, वे केवल काम की ही बात करते हैं। यहाँ तक जब जापान के लोग कभी अपने आप को अकेला महसूस करते हैं तो वे किसी और से नहीं बल्कि अपने आप से ही बात करते हैं। नेक्स्ट है, सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से की कि उसकी हर भंगिमा से लगता था कि मानो जय जयवंती के सुर गूंज रहे हों। जापान में चाय बनाने वाले को चाइनीज कहते हैं। उसने लेखक और उनके मित्रों के स्वागत से लेकर चाय परोसने तक का सारा काम इतने सलीके से ढंग से पूरा किया कि उसकी हर एक मुद्रा या काम करने के ढंग से लगता था जैसे जय 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 जयवंती नाम के राग की धुन गूंज रही हो। उस जगह का वातावरण इतना अधिक शांत था कि चाय बनाने वाले बर्तन में उबलते हुए पानी की आवाजें तक सुनाई दे रही थी। अब हम भाषा अध्ययन की बात करते हैं। नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। व्यवहारिकता, आदर्श, सूझबूझ, विलक्षण और शाश्वत। शब्द का वाक्य प्रयोग। व्यवहारिकता, सिद्धांत और व्यवहारिकता के मेल से व्यक्ति का व्यवहार अच्छा बन जाता है। आदर्श, गांधी जी अपने आदर्श बनाए रखते थे। सूझबूझ, सूझबूझ काम करने से मुश्किल आसान हो जाती है। विलक्षण, सुभाष चंद्र बोस विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। शाश्वत, प्रकृति परिवर्तनशील है, यह शाश्वत नियम है, यानी यह प्रकृति का नियम है जो कभी ना खत्म होने वाला हो। शाश्वत। लाभ हानि का विग्रह इस प्रकार होगा। लाभ और हानि में द्वंद्व समास है। यहाँ द्वंद्व समास है, इसमें दोनों पद प्रधान है। दोनों पद के योजक शब्द का लोप करने के लिए योजक चिन्ह लगाया जाता है। इसी के लिए द्वंद्व समास का विग्रह कीजिए। आपको इसमें एक जानकारी देता चलूं कि बार बार ये क्वेश्चंस बार बार बोर्ड में पूछा जाता है, बार बार आता है, हर साल बोर्ड में पेपर में आता है। द्वंद्व समास बार बार पूछा जाता है। मैं यही समझता हूं कि द्वंद्व समास आता कहां से है बार बार बच्चों को परेशान करने के लिए, क्योंकि द्वंद्व समास बहुत एक इजी समास है, फिर भी पूछा कहां से जाता है। तो यही मैं इसलिए मैं आपको बता दूं कि मेरी सभी वीडियो में भाषा अध्ययन सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और हम लोग क्या करते हैं, मेन 5 या 6 क्वेश्चंस देख लिए और फिर छोड़ देते हैं। अरे जो मेन चीज है भाषा अध्ययन, उसको हम पढ़ते ही नहीं है। हमारे पास हमने 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट हम खो देंगे और 15 मिनट की जो भाषा अध्ययन है उसको हम छोड़ देंगे। यानी जो मेन चीज है, जहां से क्वेश्चंस क्रिएट होता है, वहां तक पहुंचते ही नहीं है। तो देखते हैं, माता पिता, पाप पुण्य, सुख दुख, सभी में द्वंद्व समास है, इसमें कोई पूछने वाली तो बात है नहीं। रात दिन, अन्न जल, घर बाहर, देश विदेश, माता और पिता, पाप और पुण्य, सुख और दुख, रात और दिन, अन्न और जल, घर और बाहर, देश और विदेश, खट्टा मीठा, आगे पीछे, ऊपर नीचे। ठीक है, ये सब द्वंद्व समास है। नीचे दिए गए विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। सफल, सफलता, विलक्षण, विलक्षणता, व्यवहारिक, व्यवहारिकता, सजग, सजगता, ता प्रत्यय लगा दो, आदर्शवादिता,
शुद्ध शुद्धता, ठीक है, विशेषता बन जाएगी। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित अंश पर ध्यान दीजिए और शब्दों के अर्थों को समझाइए। बहुत रात हो गई है, अब हमें सोना चाहिए। सोने का क्या अर्थ आया यहाँ पे, यानी सोना माने धातु या स्वर्ण, पर सोने का अर्थ एक सोना नामक क्रिया भी तो है कि वो सो गया। तो अर्थ को स्पष्ट करने के लिए देखो यहाँ पर उत्तर, कर, अंक, नग अलग अलग है। उत्तर सड़क की उत्तर दिशा में डाक खाना है, यानी एक दिशा हो गई। मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम, यहाँ पर प्रश्न का आंसर की बात कर रहा है। कर यानी कर माने हाथ, मैं अपनी आय को कर चुकाकर देश की प्रगति में योगदान देना चाहिए, यानी कर माने टैक्स आ गया। मैंने अध्यापक को देखते ही मैंने करबद्ध प्रणाम किया, यानी कर माने हाथ, मैंने बोला ना हाथ जोड़ के प्रणाम किया। अब अंक माने सोते समय बच्चों को अंक में उठा लिया, अंक माने गोद, और यहां पर अंक माने संख्या। हिमालय को नग राज कहा जाता है, यानी नग माने हीरा, और उसके घर में कीमती नग पड़ा है। नीचे संयुक्त वाक्य में बदलिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए, अंगीठी सुलगाई, उसने चाय पर, उसने उस पर चायदान रखी, यानी एक छोटा वाक्य दूसरा छोटा वाक्य। चाय पर चाय तैयार हुई, उसने प्यालों में भरी, ठीक है। अब ये दो छोटे वाक्य को, ये सरल वाक्य, ये भी सरल वाक्य, ये भी सरल वाक्य, ये भी सरल वाक्य, क्योंकि दो छोटे छोटे वाक्य हैं दोनों में। अब इनको कहां पर बदलना है, और लगा दो, वाक्य बन जाएगा। अंगीठी सुलगाई और चायदानी रखी, चाय तैयार हुई और उसने प्यालों में भरी। बगल के कमरे में कुछ बर्तन ले आया और तौले से सब बर्तन साफ किए, यानी और लगा दो संयुक्त में। यहीं पर जाकर के बच्चे बहुत बार संयुक्त वाक्य में छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं। ये देखिए, इतना इसलिए इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसलिए मैं सबसे ज्यादा वक्त इसी चैप्टर पर दे रहा हूं। चाय पीने की एक विधि है, चापानी में जानो यूं कहते हैं। बाहर बेडब से एक मिट्टी का बर्तन था, उसमें पानी भरा हुआ था, चाय तैयार हुई, उसने प्यालों में भरी, यानी मिश्र वाक्य बनाने के लिए बोल रहा है। परंतु कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसका तात्पर्य समझाने लगेंगे, इसके बारे में बोलने लगेंगे, क्वेश्चंस को नहीं पढ़ते। और मिश्रित में क्या है कि चाय पीने की वह विधि है जिसे जापानी में चानो यूं कहते हैं। पहले वाक्य के ऊपर दूसरा वाक्य जो आए उसको पुटअप कर दो तो उसे मिश्रित बन जाएगा। उस बर्तन में पानी भरा था जो बाहर बेढब से मिट्टी का बना हुआ था। पहले वाक्य के बारे में दूसरे के वाक्य, पहले पद के बारे में दूसरे पद में एक्सप्लेन कर दिया। जब चाय तैयार हुई तब प्यालों में भरकर हमारे सामने रखी गई। अब योग्यता विस्तार देखते हैं। पठित में वर्णित टी सेरेमनी का सब चित्र प्रस्तुत कीजिए। देखो सबके सामने पढ़ाया था हमने कि टी सेरेमनी का सब चित्र 6 मंजिल इमारत की छत पर झोपड़ी नुमा कमरा है। दीवारें दफ्तरों की बनी हुई हैं, फर्श पर चटाई बिछी हुई है और एनवायरमेंट वहां का बहुत शांति है और वहां पर 3 लोग ही जाते हैं, हाथ पांव धोकर अंदर जाते हैं। उसे चाय बनाने वाले को चाजीन कहते हैं, चाजीन। और चाजीन क्या करता है, झुककर सबको सलाम करता है। चाजो कहता है यानी आइए और बैठिए। चाय बनाता है, साफ सुथरे सुंदर हैं और वातावरण शांत है। और जब वो चाय बनाता है तो उबलते हुए आवाज की साफ सुनाई देती है। वह भी किसी जल्दबाजी के चाय बनाता है और कप में 2-3 घूंट भरकर ही चाय देता है, जिसे धीरे धीरे लोग चुस्कियां लेकर 1-1.5 घंटे में पीते हैं और मन को शांति का अनुभव करते हैं। तो बच्चों, ये चैप्टर्स आपका अपूर्ण रूप से कंप्लीट हुआ, आपने अच्छे से पढ़ लिया। तो बच्चों, जो भी टॉपिक पढ़ें, जो भी चैप्टर पढ़ें, उसको अच्छे ढंग से क्लियर करें। आशा करता हूं कि आप अच्छे से मार्क्स गेन करेंगे। आप सभी ने हमारे वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से, हार्दिक दिल से हाथ जोड़ करके थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर जरूर करें।